हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2017 में आई मूवी लेदरफेस। ये द टेक्सास चेनसो मैसेकर फ्रेंचाइज की 8वीं मूवी है और ये ओरिजिनल फिल्म का प्रीक्वल है। इसमें लेदरफेस की बैक स्टोरी दिखाई गई है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई स्लैशर मूवी नहीं है। ये एक हॉरर सस्पेंस थ्रिलर टाइप मूवी है। ये इस फ्रेंचाइज की पहली मूवी है जो स्लैशर नहीं है। ये मूवी पूरी तरह कैनन है। ये ओरिजिनल मूवी और 2013 वाले डायरेक्ट सीक्वल से कनेक्टेड है, इसलिए इसे समझने के लिए आपको पहले 2013 वाला पार्ट देखना होगा, जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। उसे देखने के बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये मूवी अभी तक इस फ्रेंचाइज की आखिरी मूवी है, लेकिन निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फ्रेंचाइज कभी ख़त्म नहीं होने वाली। इसकी फ्यूचर मूवीज़ की डिटेल्स मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा और साथ ही इस मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लेना। आप और भी जगह कनेक्टेड रह सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1955 में और हमें दिखाया जाता है सॉयर फार्म, जहां जेडेडाया सॉयर का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। और जैसा कि आप जानते हैं, जेडेडाया लेदरफेस का असली नाम है। वहां जेडेडाया का डैड ड्रेटन और भाई टैक्स भी मौजूद थे। उनके ग्रैंडपा भी वहीं पर थे। वहां पर वर्ना भी मौजूद थी, जो कि उन सब में सबसे बड़ी थी और सबका ख्याल रखती थी। और ये ही वो ग्रैंड मदर है जो आगे जाके हैदर को कार्सन एस्टेट देगी, जो कि आपने 2013 वाली मूवी में देखा। वो सब बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और उन्होंने वहाँ एक आदमी को भी पकड़कर बांध रखा था, जो कि उनके हिसाब से उनके पिग्स चुराता था। आंट वर्ना जेडेडाया को बर्थडे पर एक चेनसो गिफ्ट करती है और चेनसो से वो उसे उस थीफ को मारने के लिए कहती है। ड्रेटन चेनसो स्टार्ट करके उसके हाथ में दे देता है और पूरी फैमिली उसे चीयर करने लगती है, लेकिन जेड उस आदमी को नहीं मारना चाहता था। ड्रेटन उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, तब जेड उस चेनसो को फेंक देता है, लेकिन उस आदमी को वो छोड़ते तो तब भी नहीं। ग्रैंडपा एक हथौड़े से उसे मार देता है। अगले दिन बैटी हार्टमैन और टेड हार्डेस्टी कंट्री रोड से गुजर रहे थे। बैटी हार्टमैन बर्ट हार्टमैन की बहन है, जिसे आपने 2013 वाली मूवी में देखा था, और टेड हार्डेस्टी सैली हार्डेस्टी का डैड है, जो कि ओरिजिनल मूवी में इकलौती सर्वाइवर थी। अचानक उनके ट्रक के सामने एक पिग आ जाता है। वो किसी तरह उसे बचाकर ट्रक रोक लेते हैं। बैटी ट्रक से उतरकर देखने जाती है। वो देखती है कि वो एक बच्चा था जिसने पिग की बॉडी पहन रखी थी और हेड उसके ऊपर कैटल का था। वो बैटी से मदद मांगता है और वहाँ से भाग जाता है। बैटी उसकी मदद करने के लिए उसके पीछे जाती है। उसका पीछा करते करते वो एक पुराने बांध तक पहुँच जाती है। जैसे ही वो बांध में जाती है, एक ट्रैप में फंसकर वो एक गड्ढे में गिर जाती है, जिससे वो बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। तब हम देखते हैं कि वो बच्चा जेड था, जो कि अपने डैड के कहने पर ये सब कर रहा था। ड्रेटन एक बड़े से इंजन को बैटी के ऊपर गिरा कर उसे कुचलकर मार देता है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि बैटी के पीछे टेड भी वहाँ पहुँच गया था, लेकिन उसे पहुँचने में थोड़ी देर हो गई थी। बैटी का डैड हैल हार्टमैन भी वहाँ पहुँच जाता है, जो कि वहाँ का शेरिफ था, और बर्ट हार्टमैन भी उसी का बेटा है। ड्रेटन बैटी के मर्डर को नकार देता है। वो कहता है कि ये एक एक्सीडेंट है, जो कि उसके सामने नहीं हुआ। उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था, इसलिए हार्टमैन भी उसका कुछ नहीं कर सकता था। तब बदला लेने के लिए वो जेडेडाया को कस्टडी में ले लेता है। जेड को अरेस्ट नहीं किया गया था, बल्कि उसे प्रोटेक्शन के लिए कस्टडी में लिया गया था, क्योंकि उस एरिया में जितने भी क्राइम्स होते थे, किसी न किसी तरह सॉयर्स का नाम उनसे जरूर जुड़ा होता था। उसकी खुद की फैमिली से उसे बचाने के लिए चाइल्ड एंडेंजरमेंट के तहत जेड को कस्टडी में लिया गया था। वर्ना भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन इसके अगेंस्ट वो भी कुछ नहीं कर पाती। शेरिफ जेड को ले जाकर गॉर्मन हाउस नाम के मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेज देता है। 10 साल बाद गॉर्मन हाउस में एलिजाबेथ नाम की एक नई नर्स आती है। वहाँ का डॉक्टर उसे सब बता देता है कि यहाँ जितने भी बच्चे लाए गए हैं, उन सबको नए नाम दिए गए हैं, ताकि वो अपना पास्ट भूल सकें। वो उसे केयरफुल रहने की सलाह देता है, क्योंकि अगर वो बच्चे वहाँ नहीं होते तो वो किसी जेल में होते। एलिजाबेथ वहाँ घुलने मिलने की कोशिश करती है। वो एक लड़के के पास जाती है जिसका नाम बर्ड था। वो उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। बर्ड कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तब बर्ड का फ्रेंड जैक्सन एलिजाबेथ से बात करने लगता है। वहाँ पर आइजैक नाम का लड़का दूसरे लोगों को तंग कर रहा था। एलिजाबेथ जाकर उसे रोकती है, लेकिन वो उसे ही हरास करने लगता है। तब बर्ड आकर उसे बचाता है। एलिजाबेथ को पता चल जाता है कि ज़्यादातर लोग वहाँ पर क्रिमिनल माइंड के थे। वो देखते हैं कि बाथरूम में क्लैरिस नाम की लड़की ज़बरदस्ती दूसरी लड़की को एक जिंदा चूहा खिला रही थी। एलिजाबेथ के वहाँ पहुँचने पर वो उसे छोड़ देती है। कुछ देर बाद डॉक्टर लैंग उससे वहाँ हुए झगड़े के बारे में पूछता है, जिसमें आइजैक और बर्ड शामिल थे।
वो उसे बता देती है कि बड का कोई कसूर नहीं है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि उसे थेरेपी की ज़रूरत है। जैक्सन भी ये सब सुन रहा था। डॉक्टर के जाने के बाद जैक्सन एलिजाबेथ से मदद मांगता है। वो उसे कहता है कि थेरेपी के नाम पर डॉक्टर लैंग उन्हें टॉर्चर करता है। जैक्सन उसे कहता है कि वो रात को खुद अपनी आंखों से सब देख सकती है और हो सके तो उनकी मदद भी कर सकती है। मीनवाइल वहाँ पर वर्ना आती है, जिसकी अब शादी हो चुकी थी और वो वर्ना सॉयर से वर्ना कार्सन बन चुकी थी। उसकी शादी बहुत अमीर लड़के से हुई थी और यहाँ सबका बहुत बड़ा डाउट क्लियर होता है कि हैदर को देने के लिए उसके पास प्रॉपर्टी कहाँ से आई। वर्ना कई सालों से जेड से मिलने की कोशिश कर रही थी और फाइनली उसके पास इतना पैसा आ चुका था कि वो एक लॉयर अफोर्ड कर सके। उसका लॉयर कोर्ट ऑर्डर लेकर आया था जिसमें लिखा था कि वो जेड से मिल सकती है, लेकिन डॉक्टर लैंग को पता ही नहीं था कि जेड कौन है, क्योंकि वहाँ सबको न्यू नेम दिए गए थे। वो कहता है कि ये पता करने के लिए कि जेड कौन है एक और कोर्ट ऑर्डर लगेगा, क्योंकि रिकॉर्ड बहुत सेंसिटिव है और उस कोर्ट ऑर्डर को लाने में उन्हें कम से कम 2 या 3 महीने का टाइम लग जाएगा। ये सुनकर वर्ना को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो इसी आस के साथ आई थी कि वो फाइनली आज जेड से मिलेगी। वो गुस्से में वहाँ से निकलकर वॉशरूम में चली जाती है। उधर एलिजाबेथ छुपकर देखने जाती है कि डॉक्टर बड के साथ क्या करता है। वो देखती है कि डॉक्टर बड को बहुत हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था। ये देखकर वो हैरान हो गई थी। तभी वहाँ सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, क्योंकि वर्ना वॉशरूम से भागकर अंदर घुस चुकी थी। उसकी वजह से सारे पेशेंट वहाँ से भाग निकले थे। डॉक्टर लैंग देखने जाता है कि बाहर क्या चल रहा था। तभी बड चेयर तोड़कर आज़ाद हो जाता है। वो दोनों वार्डन्स को मारकर बेहोश कर देता है। वो वहाँ से जाने लगता है, तभी आइजैक उससे मदद मांगता है और वो उसे भी आज़ाद कर देता है। उधर सिक्योरिटी वर्ना को पकड़कर वहाँ से बाहर निकाल देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी पेशेंट आज़ाद हो चुके थे और जो भी उनके सामने आ रहा था वो उसे मारते जा रहे थे। डॉक्टर लैंग अपने ऑफिस में जाता है और उसके पीछे बड भी वहाँ पहुँच जाता है। वो उसका मुंह खिड़की में दे मारता है, जिससे वो मर जाता है। एलिजाबेथ एक नर्स के साथ वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन एक पेशेंट उस नर्स को मार देता है। वो एलिजाबेथ की तरफ बढ़ता है, तभी जैक्सन वहाँ पहुँचकर उसे मार देता है। वो एलिजाबेथ को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन बाहर आइजैक और क्लेरिस उन्हें पकड़ लेते हैं। वो उन्हें बांधकर कार की डिग्गी में डाल लेते हैं। उन्होंने एलिजाबेथ को सेफ्टी के लिए पकड़ा था और उसके साथ जैक्सन था, इसलिए उसे भी पकड़ लिया। वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं, तभी उन्हें बड मिलता है। आइजैक के ऊपर उसका एहसान था, इसलिए वो उसे भी कार में बैठा लेता है। एक जगह रुककर वो सब कपड़े चेंज करते हैं और आइक बताता है कि वो मैक्सिको जा रहे हैं, जहाँ उसकी फैमिली रहती है। बड और जैक्सन को उनकी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो दोनों भी राजी हो जाते हैं और एलिजाबेथ को जबरदस्ती चलना पड़ता है। उधर शेरिफ हार्टमैन इंस्टीट्यूशन में पहुंच जाता है और डॉक्टर लैंग की डेड बॉडी देखकर वो कहता है कि ये किसी कंफ्यूज चाइल्ड का काम नहीं है, ये प्योर ईविल है। उसे पता था कि ये किसने किया है। वो सारी पुलिस फोर्स को उनके पीछे लगा देता है। वर्ना को भी पता चल जाता है कि 3 लड़के इंस्टीट्यूशन से भाग चुके हैं। वो भी उनके पीछे एक जासूस लगा देती है। इधर वो सब एक रेस्टोरेंट तक पहुंच जाते हैं। जैक्सन को वहाँ खतरा दिख रहा था, लेकिन आइक को वहाँ खाना, पैसे और मैक्सिको जाने के लिए ट्रांसपोर्ट दिख रहा था। बड को बाहर छोड़कर वो चारों 2 कपल बनकर अंदर जाते हैं। अंदर वो पेट भर के खाना खाते हैं। खाना खाते हुए क्लैरिस आसपास सब कुछ चेक कर लेती है। उसके पीछे बैठे आदमी के पास एक गन थी और एक शॉटगन काउंटर के पीछे थी। वो अपना काम शुरू कर देते हैं। क्लैरिस एक ग्लास नीचे गिरा देती है। जैसे ही वेट्रेस वहाँ पर आती है, आइजैक उस पर हमला कर देता है और क्लैरिस चाकू उठाकर पीछे वाले आदमी को मार देती है और उसकी गन निकाल लेती है। फिर जो भी उसके सामने आता है वो उसे शूट कर देती है। आइजैक शॉटगन ले लेता है और वो दोनों वहाँ बैठे हुए सभी लोगों को लूट लेते हैं और जाते जाते आइजैक उस वेट्रेस को भी मार देता है। वो एक कार में बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी एक आदमी उनकी तरफ गोली चला देता है और वो गोली बड को लग जाती है। वो सब जल्दी से कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। शेरिफ वहाँ पहुँचता है और उसे पता चलता है कि ये सब उन्हीं का काम है। वो आदमी उसे बता देता है कि वो कौन सी कार में भागे हैं। उस कार का फ्यूल कुछ ही दूर जाकर ख़त्म हो जाता है। वो सब पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें एक पुराना ट्रेलर मिलता है। वो अंदर जाते हैं और अंदर उन्हें उसके ओनर की डेड बॉडी मिलती है, जिसने सुसाइड किया हुआ था, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें रात बिताने के लिए अच्छा ठिकाना मिल चुका था। वहाँ एलिजाबेथ बड को फर्स्ट एड देती है। आइजैक और क्लेयर इतने बड़े साइकोस थे कि रात को वो उस डेड बॉडी को अपने साथ लेकर सोते हैं। जैक्सन सो चुका था और बड बाहर पहरा दे रहा था। मौका देखकर एलिजाबेथ ट्रेलर से भाग निकलती है, लेकिन आइजैक उसे पकड़ लेता है। वो उसका रेप करने की कोशिश करता है। तभी जैक्सन वहाँ पहुँच जाता है और उसे मारने लगता है। वो एलिजाबेथ को भाग जाने के लिए कहता है। तभी क्लेरी शॉटगन लेकर वहाँ पहुँच जाती है। वो जैक्सन और एलिजाबेथ को वापस ट्रेलर में ले जाती है।
आइजैक बर्ड को बहुत बुरा भला बोलने लगता है क्योंकि उसके पहरे पर होने के बावजूद भी एलिजाबेथ वहां से भाग निकली थी। बर्ड को गुस्सा आ जाता है, वो आइजैक पर हमला कर देता है। वो उसे घसीट कर ले जाता है और एक पत्थर पर उसका मुंह अटका कर उसे कुचल देता है। सुबह क्लैरिस आइजैक को ढूंढ रही थी लेकिन उसे वो नहीं मिल रहा था। बर्ड भी वहां नहीं था। क्लैरिस उन्हें ढूंढने के लिए चली जाती है। जैक्सन और एलिजाबेथ के पास भागने का अच्छा मौका था लेकिन जैक्सन बर्ड को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो उसे ढूंढने जाते हैं। उन्हें बर्ड मिल जाता है जो कि आइजैक की डेड बॉडी के ऊपर सो रहा था। क्लैरिस के आने से पहले वो उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। क्लैरिस आइजैक को आवाजें लगा रही थी और उसकी आवाज सुनकर डेप्यूटी वहां पहुंच जाता है। वो शेरिफ को बुलाता है और शेरिफ आते ही अपना गुस्सा उसके ऊपर उतारने लगता है। क्लैरिस किसी तरह उससे बचकर भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उसके पैर में गोली मार देता है। इससे उन तीनों को भी पता चल जाता है कि शेरिफ वहां पहुंच चुका है। एलिजाबेथ शेरिफ के पास जाना चाहती थी लेकिन जैक्सन उसे मना करता है। वो उसे कहता है कि शेरिफ हार्टमैन एक करप्ट ऑफिसर है और वो उसकी मदद करने के बजाय उसे मार देगा। वो तीनों छुपकर उन्हें देखते हैं। शेरिफ क्लैरिस को ट्रेलर पर लेकर जाता है। वो उससे पूछता है कि अंदर कौन कौन है। क्लैरिस उसे कुछ नहीं बताती और कहती है कि वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए लोगों को मारता है। ये सुनते ही शेरिफ अपनी गन निकालता है और उसे शूट कर देता है। ये देखकर वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। सारे ऑफिसर ट्रेलर पर फायरिंग करते हैं। फिर डेप्यूटी अंदर जाकर चेक करता है लेकिन अंदर उसे कोई नहीं मिलता सिवाय डेड बॉडी के। वो सब अपने डॉग्स के साथ आगे बढ़ जाते हैं। उन तीनों को वहां एक मरी हुई कैटल मिलती है। जैक्सन को एक आइडिया आता है। वो उन तीनों को लेकर उसके अंदर छुप जाता है जिससे पुलिस डॉग्स उन्हें सूंघ ना सकें। पुलिस वहां पहुंच जाती है लेकिन उनके डॉग्स उन्हें सूंघ नहीं पाते। उनके जाने के बाद वो तीनों बाहर निकल जाते हैं। वो तीनों आगे बढ़ते हैं। अचानक उनके सामने से एक पुलिस कार गुजरती है और एलिजाबेथ उससे मदद मांगने लगती है। जैक्सन जल्दी से उसे पकड़ लेता है लेकिन इतने में वो ऑफिसर वहां बैकअप बुला लेता है। बर्ड उसे रोकने के लिए जाता है और वो ऑफिसर उसके ऊपर गोली चला देता है। बर्ड फिर भी नहीं रुकता और ऑफिसर को पकड़ लेता है। तब वो ऑफिसर उसके सर में गोली मार देता है। ये देखकर जैक्सन पागल हो जाता है और वो उस ऑफिसर को मारने लगता है। एलिजाबेथ जल्दी से कार में बैठकर वहां से निकलने लगती है। तब किसी तरह जैक्सन कार में बैठ जाता है। वो पूरी तरह मेंटली अनस्टेबल हो चुका था। तभी शेरिफ उनके पीछे पड़ जाता है। वो उनके ऊपर फायरिंग कर रहा था और एक गोली जैक्सन के मुंह में लग जाती है जिससे उसका चेहरा फट जाता है। एक गोली एलिजाबेथ के हाथ में लगती है जिसकी वजह से उनकी कार क्रैश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को शेरिफ की कार में लॉक पाती है लेकिन शेरिफ वहां नहीं था। डेप्यूटी सोरेल शेरिफ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। एलिजाबेथ उसे आंसर करती है और सब कुछ बता देती है। तभी शेरिफ आकर उसे ले जाता है। वो उसे एक बार्न में लेकर जाता है और वो वही बार्न था जहां उसकी बेटी मरी थी और उसी जगह पर उसने जैक्सन को लटका रखा था। शेरिफ एलिजाबेथ को बताता है कि वो जैक्सन नहीं बल्कि जेडेडाया सॉयर है और यहाँ हमें पता चलता है कि लेदरफेस बर्ड नहीं बल्कि जैक्सन है। उधर डेप्यूटी सोरेल जाकर वर्ना को सब कुछ बता देता है और हमें पता चलता है कि वो ही वर्ना का जासूस है। वर्ना को पता था कि शेरिफ जेड को लेकर कहाँ गया होगा। वो पूरी फैमिली जेड को बचाने के लिए निकल जाती है। जाते जाते वो सोरेल को घायल करके अपने पिग्स के आगे फेंक देते हैं और वो उसे खा जाते हैं। वरना वो ही चेनसो लेकर बांड पर पहुंच जाती है जो उसने जेड के बर्थडे पर उसे गिफ्ट की थी ताकि वो उसे पहचान सके। लेकिन उसके अंदर जाते ही शेरिफ जेड को गड्ढे में गिरा देता है। शेरिफ वर्ना के ऊपर गन पॉइंट करता है। तभी पीछे से ड्रेटन उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो जेड को बाहर निकालकर घर ले जाते हैं जहां वर्ना उसके चेहरे पर टांके लगा देती है और सपोर्ट के लिए एक मजल उसके मुंह पर बांध देती है। हम देखते हैं कि वो अभी भी ट्रॉमा में था। वो पहले जैसा नहीं रहा था। वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हो चुका था जिसे मेंटली रिटार्डेड भी कहते हैं। शेरिफ और एलिजाबेथ को भी उन्होंने पकड़ रखा था। शेरिफ एलिजाबेथ से माफी मांगता है और उस पर भरोसा करके एलिजाबेथ उसे अनटाई कर देती है। वो दोनों मिलकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि उस घर में सब कुछ हड्डियों और स्किन से बना था। वो बाहर निकलने ही वाले थे तभी सॉयर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। वर्ना जेड को बुलाती है और चेनसो से शेरिफ को मारने के लिए कहती है। इस बार जेड बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता। वो चेनसो चलाकर सीधा उसे बीच में से काट देता है। इसी बीच एलिजाबेथ वहां से भाग जाती है। वो वहां से बस निकल ही चुकी थी कि तभी उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। जेड चेनसो लेकर वहां पहुंच जाता है। एलिजाबेथ उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है। उसकी बातें सुनकर जेड शांत हो जाता है लेकिन तभी वो वर्ना के बारे में बोलने लगती है। तब बिना कुछ सोचे समझे जेड उसका सर काटकर अलग कर देता है। वो फैमिली सारे सबूत मिटा देती है। हम देखते हैं कि जेड बेसमेंट में बैठकर एलिजाबेथ के चेहरे की स्किन से मास्क बना रहा था।
वो मास्क बनाकर पहन लेता है और बन जाता है लेदर फेस, और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि ये मूवी पूरी फ्रेंचाइज से अलग है। पूरी फिल्म में हमें ऐसा ही दिखाया जाता है कि बड ही लेदर फेस है, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल वैसी ही थी, और जैक्सन के ऊपर हमारा जरा भी शक नहीं जाता, क्योंकि वो एक वेल बिहेविंग और कॉन्फिडेंट लड़का था जो कि लेदर फेस के कैरेक्टर से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। लेकिन अचानक सब कुछ पलट गया। ट्रॉमा की वजह से वो अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो देता है और वो ही बन जाता है जो वर्ना उसे बनाना चाहती थी। और इसी प्लॉट की वजह से ये इस पूरी फ्रेंचाइज की सबसे यूनिक मूवी है। इसमें ओरिजिनल मूवी और 2013 वाली मूवी के कई सारे रेफरेंस हैं, जो कि मैंने आपको साथ के साथ ही समझा दिए थे, और 2013 वाली मूवी से जो भी कंफ्यूजन आपकी रह गई थी वो इसमें खत्म हो गई होगी। 2013 वाली मूवी की फाइनेंशियल सक्सेस के बाद उसके सीक्वल पर काम चल रहा था, लेकिन स्टूडियो ने उसे ग्रीन लाइट नहीं दी। बाद में उनके पास ये यूनिक स्क्रिप्ट आई और उन्होंने इसके ऊपर फिल्म बनाने का प्लान किया। पूरा क्रू इस फिल्म को लेकर खुश था, क्योंकि इसके साथ सीरीज एक बिल्कुल ही नए डायरेक्शन में जा रही थी। 2015 में शूटिंग शुरू हुई और फिल्म 2016 में रिलीज करने के लिए तैयार कर दी गई, लेकिन कंपटीशन की वजह से इसे डिले कर दिया गया और 2017 में जाकर रिलीज किया गया। इस फिल्म के बाद स्टूडियो के पास 6 और टेक्सास चेनसॉ मूवी बनाने के राइट्स थे, लेकिन उन्होंने इसमें बहुत देर कर दी और उन्होंने फिल्म के राइट्स खो दिए, जिस वजह से ये इस सीरीज की आखिरी मूवी बन गई। इसके बाद अभी तक कोई और मूवी नहीं आई है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। जो सॉयर हाउस आपने इस मूवी में देखा है वो 1974 वाली मूवी वाला हाउस है। इस मूवी के लिए उसे स्पेशली रीबिल्ड किया गया है। ये टोबे हूपर की आखिरी फिल्म है, क्योंकि 26 अगस्त 2017 को उनकी डेथ हो गई थी। टोबे हूपर इस फ्रेंचाइज के क्रिएटर हैं, और हैरानी वाली बात यह है कि उनकी डेथ से एक दिन पहले ही इस मूवी का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था। ये उनकी फ्रेंचाइज की लास्ट मूवी है जो उनके सामने बनी। इस मूवी को बहुत ही लिमिटेड थिएटर रिलीज मिली थी। बाद में कुछ रीशूट्स करके इसे डायरेक्ट टीवी पर प्रीमियर कर दिया गया। ये इस फ्रेंचाइज की पहली मूवी नहीं है जिसका टाइटल लेदर फेस है। इससे पहले 1990 में टेक्सास चेनसॉ का थर्ड पार्ट आया था, जिसका नाम था लेदर फेस द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर 3। सबसे ज्यादा खतरनाक फैक्ट ये है कि इस पूरी फ्रेंचाइज में अभी तक लेदर फेस ने चेनसॉ से टोटल 76 लोगों को मारा है। एक बोनस फैक्ट बताता हूँ। 2017 में जब फैंस इस मूवी का बेसब्री से वेट कर रहे थे, तब लाइटनिंग पिक्चर्स ने लेदरफेस के नाम से एक फर्जी मूवी रिलीज की थी, जिसमें किलर मास्क पहने एक चेनसॉ से लोगों को मारता था। असल में वो मूवी 2015 में रिलीज हुई थी और उसका असली नाम प्लेइंग विद डॉल्स था, लेकिन ज्यादा चालाकी दिखाते हुए लाइटनिंग पिक्चर्स ने मूवी दोबारा डीवीडी पर रिलीज की और उसका नाम रख दिया लेदरफेस, ताकि लोग इसे टेक्सास चेनसॉ का पार्ट समझकर खरीद लें। और ऐसा हुआ भी। कई लोगों ने इस फ्रॉड को रिपोर्ट भी किया। इस सब से स्टूडियो ने पैसे तो जरूर कमाए होंगे, लेकिन उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। तो अब बात करते हैं कि फ्यूचर में इस सीरीज का क्या होने वाला है। 2018 में लेजेंडरी पिक्चर्स ने इस फिल्म के राइट्स खरीद लिए, क्योंकि उन्हें इसके ऊपर एक टीवी सीरीज और मूवी बनाने में इंटरेस्ट था। 2019 में स्टूडियो ने एक नई टेक्सास चेनसॉ मूवी की डेवलपमेंट शुरू कर दी। इस मूवी के साथ जुड़े हैं फेडरेस एल्वरेज, जिन्हें आप नाम से बेशक ना जानते हो, लेकिन काम से जरूर जानते होंगे। इन्होंने 2013 वाली इविल डेड और 2016 में आई डोंट ब्रीथ जैसी मूवीज डायरेक्ट की हैं, और ये दोनों मूवीज ही मास्टरपीस हैं। यानी कि अब जाके फाइनली टेक्सास चेनसॉ फ्रेंचाइज किसी सही हाथ में पहुंची है। जो मूवी अब बन रही है वो 1974 वाली मूवी का डायरेक्ट सीक्वल है, और उसके बाद इस सीरीज में 2 और मूवीज प्लान की गई हैं। इन मूवीज का ओरिजिनल मूवी के अलावा किसी से कोई लेना देना नहीं होगा, ना ही 2013 वाले डायरेक्ट सीक्वल से और ना 2017 वाले प्रीक्वल से। ये टाइमलाइन बिल्कुल अलग चलेगी, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें हमें ओल्ड लेदरफेस देखने को मिलेगा, जो कि लगभग 60 साल का होगा। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक किसी के चेहरे पर मास्क लगा है तब तक उसकी एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात 2018 वाली हैलोवीन के माइकल मायर्स ने साबित की है, और साथ ही डोंट ब्रीथ मूवी में भी एक अंधे बूढ़े आदमी ने भी साबित किया है कि हॉरर मूवीज में एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक नई टेक्सास चेनसॉ मूवी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी, और इसकी शूटिंग पिछले हफ्ते स्टार्ट होनी थी, लेकिन अभी के हालात की वजह से वो शुरू नहीं हो पाई। लेकिन न्यू मूवी बन रही है, इतना ही बहुत है, क्योंकि कई सारी क्लासिक सीरीज बिल्कुल रुक गई हैं, जैसे फ्राइडे द 13th। इतनी पॉपुलर सीरीज होने के बावजूद भी इसकी कोई न्यू मूवी नहीं आ रही है, और इशू है सिर्फ फिल्म के राइट्स का। लास्ट मूवी 2009 में आई थी। तो मैं खुश हूँ कि हैलोवीन और टेक्सास चेनसॉ जैसी सीरीज के राइट्स फाइनली सही हाथों में आ गए हैं, और ये सीरीज आगे बहुत अच्छा करने वाली है। चाइल्ड्स प्ले सीरीज भी चल रही है, जिसमें एक और मूवी और एक टीवी सीरीज की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो यही उम्मीद है कि जल्दी ही फ्राइडे द 13th और नाइटमेयर ऑन द एल्म स्ट्रीट से भी रिलेटेड कोई न्यूज़ हमें सुनने को मिलेगी। तो जितने भी हॉरर फैंस हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी ये मूवीज रिलीज होंगी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि कहने की बात नहीं है कि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, और सिर्फ इस वीडियो को ही नहीं बल्कि पूरी टेक्सास चेनसॉ सीरीज को बनाने में बहुत एफर्ट लगा है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि इनकी स्टोरीज बहुत ही ज्यादा ट्विस्टेड थी, जिन्हें समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है।
तो जितना हो सकता था उतने आसान तरीके से मैंने आपको पूरी सीरीज समझाई है और मुझे पूरा यकीन है कि अब आपकी नॉलेज में एक और सीरीज आ चुकी है। तो इस एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो एक सरप्राइज वीडियो होने वाली है जिस पर मैंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।